उत्तरकाशी में गुरुवार को हुए बवाल के बाद में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। आज बाजार खुले और लोगों ने खरीदारी भी की। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स भी तैनात रही और पूरे जिले में धारा 163 लागू की गई है। और वहीं प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। डीएम का कहना है कि जैसे ही घाटी में हालात सामान्य होंगे वैसे ही धारा 163 हटा दी जाएगी। आपको बता दें कि गुरुवार को मस्जिद और अतिक्रमण के खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने महारैली निकाली थी, जिसमें भयंकर बवाल हुआ था। फिलहाल पूरे तरीके से शांति बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर व्यापारिक और साथ ही धार्मिक संगठनों ने 4 नवंबर को महापंचायत बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और कोई किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई ऐसी गतिविधि की कोई सूचना नहीं है। और हम लोग आशा करते हैं और मैं ये अपील भी कर रहा हूँ अपने जिले के सभी नागरिकों से कि इस कानून की प्रक्रिया में वो लोग प्रशासन का साथ दें। उत्तरकाशी में मस्जिद और अतिक्रमण को लेकर भारी बवाल हुआ। अभी हालात सामान्य हैं और साथ ही बाजार भी खुल चुके हैं। वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि मस्जिद सालों से है और यहां पर इमाम ने यह भी कहा कि मस्जिद के पेपर उनके पास हैं और ये सालों पुरानी है। यहां फिलहाल कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। वहीं मस्जिद के इमाम का कहना है कि बवाल के बाद लोगों में थोड़ा डर जरूर है, लेकिन हालात सामान्य हैं। हमारी अपनी ज़मीन में है मस्जिद। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 60-70 साल से लोग यहाँ नमाज पढ़ते आ रहे, 70 साल के करीब लोग बताते हैं और 25-30 साल के करीब हमें भी मस्जिद की खिदमत करते पे हो गए। हमने ऐसा कभी हाल देखा ही नहीं और ऐसी परेशानी देखी नहीं। लोग हम तो मस्जिद के अंदर ही थे, हम तो दुआ कर रहे थे भाई अल्लाह ताला किसी तरह इस घड़ी को दूर फरमा दे। हम सब में आपस में वही जो प्यार मोहब्बत पहले चलता था, प्यार मोहब्बत से हम यहाँ लोग रह रहे थे, ऐसे ही अल्लाह प्यार मोहब्बत बरकरार रखे। अल्मोड़ा में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों के हंगामे के बाद में एसएसजे यूनिवर्सिटी में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी घोषित कर दी गई। छात्रों के आंदोलन को देखते हुए सभी चारों कैंपस में छुट्टी घोषित कर दी गई है। कुल सचिव देवेंद्र सिंह बिष्ट ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्र आंदोलित हैं। नैनीताल में आज भी छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय का घेराव किया और इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी कर सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग को रखा। छात्रों का दावा है कि दीपावली की छुट्टी के बाद में आंदोलन को उग्र किया जाएगा और किसी भी महाविद्यालय में परीक्षाओं को नहीं होने देंगे। हालांकि छात्रों के इस विरोध के बाद में कुमाऊं विश्वविद्यालय के आगे मुसीबत खड़ी हो गई है और 9 नवंबर से होने वाली परीक्षाएं आखिर कैसे कराई जाएं। छात्र आंदोलन पर हैं और विश्वविद्यालय 9 नवंबर से परीक्षा शुरू कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि छात्रों के कैंपस कॉलेज बंद के आह्वान के बीच में परीक्षाएं कैसे होंगी। दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार शासन से इस मामले में बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी कोई निर्देश नहीं मिले हैं। टाइम पे हम जो हमारा धरना है वो स्थगित करेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें और लड़ाई भी करनी है। जो 4 तारीख के बाद जैसे हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे कैंपस, जो चीज़ें हमारी खुलती है, हम दोबारा से पूर्ण हम अपने धरने में बैठेंगे। कैलेंडर के अनुसार विश्वविद्यालय की 9 तारीख से परीक्षा कराने की संपूर्ण तैयारियां हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे का कोई रिप्रेजेंटेशन आता है तो उसको कुलपति महोदय के समक्ष उसका निदान निकाल के डेट डिसाइड हो जाएगी। अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपकी सेहत से जुड़ी हुई खबर है। उत्तराखंड के हरिद्वार, देहरादून और साथ ही उधम सिंह नगर जिले की फार्मा कंपनियों की दवाइयां जो सैंपल लिए गए थे वो लगातार फेल हो रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और साथ ही स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने पिछले कुछ महीनों में अलग अलग दवाओं के सैंपल लिए और इन सैंपल्स की रिपोर्ट सामने आई है। उत्तराखंड की फार्मा कंपनियों के 17 सैंपल फेल हो गए हैं। इनमें से 10 सैंपल हरिद्वार की फार्मा यूनिट के हैं, जबकि 5 देहरादून जिले के और साथ ही 2 सैंपल उधम सिंह नगर की फार्मा यूनिट से लिए गए थे। जो सैंपल फेल हुए हैं उनमें हार्ट से जुड़ी, ब्लड शुगर, अल्सर, ब्लड प्रेशर जैसी दवाइयों के सैंपल शामिल हैं और साथ ही उत्तराखंड सहित देश के अलग अलग राज्यों के कुल 67 सैंपल या तो मिलावटी पाए गए हैं या फिर सब स्टैंडर्ड पाए गए।
बागेश्वर के सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस के पोस्ट मास्टर सुरेंद्र सिंह पंचपाल को कांडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पोस्ट मास्टर पर आरोप है कि उन्होंने खाताधारकों की नकली पासबुक और साथ ही फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके 32 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है और खाताधारकों की शिकायतों के आधार पर सुरेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और गबन के और रुपए को और जल्दी बरामद कर लिया जाएगा। ग्रामीण डाक सेवक है सिमगढ़ी पोस्ट ऑफिस का। इसके द्वारा जो है लगभग 32 लाख रुपए का गबन जो है पोस्ट ऑफिस का उन्होंने किया है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई। इसमें जो है तुरंत हमने थाना कांडा में मुकदमा पंजीकृत किया था और इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी हमने शीघ्र ही कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तैनात उत्तराखंड के वकील मामलों की ठीक से पैरवी करें। सीएम ने सलाह दी है कि समय समय पर अधिकारी सरकारी वकीलों के साथ में कोऑर्डिनेशन करें ताकि जो मामले हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आने हैं वहां उत्तराखंड का पक्ष मजबूती से रखा जा सके। शनिवार को न्याय विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने ये बात कही। सीएम की मीटिंग में न्याय विभाग से जुड़े सरकार के सभी बड़े अधिकारी शामिल हुए और पिछले कुछ समय में चंद मामलों में राज्य की कमजोर पैरवी से सरकार को दिक्कत आई है। ताजा मामला उपनल कर्मचारी को सरकारी कर्मचारियों की तरह पक्की नौकरी देने का है और सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। केदारनाथ चुनाव और निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को कांग्रेस की मीटिंग हुई। कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक बहुत जल्द केदारनाथ सीट उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। वहीं केदारनाथ चुनाव के लिए कांग्रेस ने विधायक विक्रम सिंह और साथ ही मनोज तिवारी 2 प्रभारी नियुक्त किए हैं, जबकि ललित फरसवान और साथ ही जयंत रमोला को सह प्रभारी बनाया गया। वहीं नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाएगा। मंगलौर और साथ ही बद्रीनाथ की रणनीति के हिसाब से ये चुनाव भी कांग्रेस जीतने वाली है। कोऑर्डिनेशन की इस बैठक में जहां प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और साथ ही गणेश कोदियाल साथ दिखे तो वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह अपने विधानसभा क्षेत्र चक्राता में रहे। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेशन दिखा भी और नहीं भी दिखा। उम्मीद कर रहा हूँ आज शाम या कल तक उम्मीदवार की घोषणा हाईकमान कर देगा। कई चीजें हैं, बीजेपी के टिकट डिक्लेयर नहीं में और भी कई रणनीति होती है राजनीति में, उनको लेकर अभी हम वेट करें। पैनल ऑलरेडी डली है और देखते हैं उसमें हाईकमान क्या निर्णय करता है। मैं भी उत्सुक हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। जिम्मेदारियां तय हो रही हैं और इस पोलिंग बूथ स्तर पर भी हमारी जो पहले एक हमने बद्रीनाथ में और मंगलौर में जो हमने एक रूपरेखा तय की थी उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरा मानना है कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है, माहौल भी कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा है। बीएसपी बीजेपी के साथ कांग्रेस में रह चुके हरक सिंह रावत का राजनीतिक करियर क्या होगा, केदारनाथ चुनाव के साथ में इसको लेकर भी सवाल है। तो 2027 से पहले हरक सिंह रावत खुद अपना रास्ता बनाने का दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो 2016 का पाप है उसका न्यूनतम प्रायश्चित तो होना चाहिए। किसी एक को जिताने के लिए तो काम करो भाई। इस लोकसभा में अवसर था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीनगर या हरिद्वार या कहीं किसी संसदीय सीट में वो काम करते दिखाई दिए। यदि वो ऐसा कर देंगे तो मैं उनको आशीर्वाद दूंगा। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने ये बात बीते सोमवार को हरक सिंह रावत को लेकर कही। वही हरक सिंह रावत जिनका हरीश रावत से 36 का आंकड़ा रहा। तो 2016 की बगावत के बाद अब तक दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते। हरीश रावत चाहते हैं कि पहले हरक सिंह किसी सीट पर पार्टी को जिताने का काम करें, तभी भविष्य के लिए आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन 2022 से लेकर केदारनाथ तक चुनाव में लड़ने में अड़ंगा लगने से हरक सिंह रावत परेशान है। हरक सिंह रावत के मुताबिक ईडी से जांच में कांग्रेस के कुछ नेता पीछे से बीजेपी के साथ हैं।
और बार बार रोकने वाला ये मामला अब वो नहीं चलने देंगे। काम करेंगे, कोई जरूरत थोड़ी कि एमएलए बनना सबको, लोग तो एक बार नहीं बन पाते एमएलए। और मैंने सैलजल से भी कहा भाई, अब मैंने कहा अब उम्र बोलो या इसको हमारा घमंडी कह दो थोड़ी देर के लिए कि भाई अब इतनी बार विधायक मंत्री रहने के बाद। कांग्रेस में एक दूसरे का काम खराब करने की राजनीति पुरानी है, तो उत्तराखंड कांग्रेस में भी धड़े बटे हुए हैं। इसी धड़ेबाजी का नतीजा है कि केदारनाथ चुनाव में उम्मीदवार को लेकर एक राय नहीं बन पा रही, तो हरक सिंह रावत को एक बार फिर मौका नहीं मिला। ऐसे में कांग्रेस में एक के बाद एक कंट्रोवर्सी जारी है। मेरी जो जानकारी है सुपरस्ट, क्योंकि मैं अध्यक्ष हूँ पार्टी का, हरक सिंह रावत जी ने तो अप्लाई नहीं किया। हरक सिंह रावत जी ने कभी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं जाहिर की। हरक सिंह रावत जी ने खुद ही कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ। तो इसमें हरीश रावत जी कहें चुनाव नहीं लड़ने दूंगा या हरक सिंह कहें मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो बात ही नहीं है। हरक सिंह जी ने खुद ही चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। बद्रीनाथ उपचुनाव के बाद कांग्रेस की चाहत केदारनाथ जीतने की है, लेकिन हालात यहाँ भी हरियाणा जैसे हैं। नेता एक दूसरे के साथ देने के बजाय रास्ता रोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में केदारनाथ और कांग्रेस का भविष्य आसानी से समझा जा सकता है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हल्द्वानी से खबर है, यहां के प्रसिद्ध कालू सिद्ध मंदिर को शिफ्ट करने पर सहमति बन गई है। रोड को चौड़ा करने के लिए कालाढूंगी चौराहे से मंदिर को शिफ्ट किया जाना है, जिसे लेकर प्रशासन और साथ ही संतों की मीटिंग हुई और संतों ने इस पर सहमति दे दी है और मंदिर को शिफ्ट किया जाए। संतों ने कहा है कि संत समाज विकास के साथ है और उन्हें भव्य मंदिर बनाकर दिए जाने की बात कही है। यार ये सर, ये इन्होंने खाली कर दिया है। यहाँ पर आपके बगल में जो बाजार बना था, ये तोड़ दिया सर सरकार ने। अब इसके बगल में जमीन है ये आपकी, इनकी सरकार की। ये कह रहे हैं इधर को हम बढ़िया मजबूत अच्छा सुंदर बना के देंगे। तो हमने एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, सबसे आगे लेकर के हमने कहा ये तो जगत के हित के लिए है, भगवान तलक जगत के लिए है। नैनीताल के कैची धाम में लाखों भक्त हर साल पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी परेशानी बनी हुई है। कैची धाम में ना तो ठीक से शौचालय है और ना ही स्नान घर, जिससे देश भर के पर्यटकों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि काम चलाऊ व्यवस्था अब जाकर हो सकी है। दरअसल होटल बुकिंग वाले श्रद्धालुओं को तो परेशानी नहीं है, लेकिन जो दिन के वक्त पर्यटक या श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं उनको ये सभी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को भी सोचना चाहिए इसकी सुविधाओं के लिए। आज वहाँ पे सबसे बड़ी मूलभूत सुविधा अगर है तो किसी स्नानागार की है और आपके शौचालय की है। सड़क किनारे जो गाड़ी पार्किंग हो रही है, जो जिससे अधिकतर जाम लग रहा है, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था ज़्यादा बढ़ाए जाने की भी हम मांग करते हैं। कैची धाम में क्योंकि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से वहाँ लिमिटेड स्पेस में काफ़ी सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, जिसमें स्वच्छता को लेकर या जो टॉयलेट है, डिस्पेंसरी है, इस तरह की चीज़ों को लेकर कुछ इश्यूज सामने आए हैं। डिस्पेंसरी के लिए पहले भी इसमें प्रयास हुआ था और एक अस्थायी व्यवस्था करी भी गई है वहाँ पर, लेकिन स्थायी व्यवस्था के लिए भी लगातार प्रयास हो रहा है। पौड़ी के कई विभाग सीएम हेल्पलाइन में दर्ज जन शिकायतों का समय समाधान नहीं करा पा रहे हैं, जिसके बाद में डीएम ने एक्शन लिया है। डीएम पौड़ी ने एसडीएम कोटद्वार, डीपीआरओ पौड़ी और साथ ही डीएफओ लैंसस्टोन, चिकित्सा अधिकारी पशुपालन की सैलरी रोकने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग और लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग समेत 21 विभागों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। डीएम पौड़ी ने बताया है कि सीएम हेल्पलाइन में जिले की 119 शिकायतें 36 दिन से अधिक समय बीतने के बाद भी दर्ज की गई हैं, जिस पर सुस्त अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। सीएम हेल्पलाइन में आज जो रिव्यू किया गया तो उसमें विभिन्न विभागों की स्थिति ठीक थी, लेकिन 36 दिनों से अधिक वाली जो शिकायतें थी उनका नंबर 119 था। तो संबंधित अधिकारियों को जिनके स्तर से शिथिलता बरती गई उन्हें शो कॉज नोटिस दिए जाने और वेतन आहरण पर रोक लगाए जाने जैसे निर्देश दिए गए। हिमालय की बर्फीली चोटियां और ग्लेशियर हमेशा ही आकर्षित करते हैं, लेकिन यहां भी अब ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही बढ़ते पर्यटन का असर ग्लेशियर पर पड़ने लगा है। रिपोर्ट में देखिए।
हाल के सालों में हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 20वीं सदी के आखिर से अब तक इन ग्लेशियरों का आकार करीब 30% तक कम हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में बढ़ोतरी और अनियमित वर्षा की वजह से इन ग्लेशियरों का पिघलना तेज हो गया है। साथ ही इन इलाकों में इंसानी दखल बढ़ना भी ग्लेशियरों के पिघलने का कारण बन रहा है। ये जो पिघलने का मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है कि कब कहाँ था, कब कहाँ था, कब कहाँ था। अत्यधिक पर्यटकों का आना जाना और वहां पर जो है मतलब एक तो कूड़ा कचरा करना, दूसरा आग जलाना, तीसरा काफी मात्रा में जो है वहां पर कचरे को फेंक के जाना। बढ़ते पर्यटन की वजह से स्थानीय पर्यावरण पर दबाव बढ़ रहा है। पर्यटकों की तादाद में इजाफे की वजह से प्लास्टिक और दूसरे कचरे की समस्या बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियरों की स्वच्छता प्रभावित हो रही है और कैंपिंग करने पहुंच रहे लोग यहां कूड़ा करकट जला रहे हैं, जिससे यहां कार्बन की तादाद भी बढ़ रही है। बढ़ती हुई मानव गतिविधियां उसके लिए जिम्मेदार है और प्राकृतिक जो अनियोजित बारिश हो रही है और पहाड़ों में जो आग का लगना है, मानव हस्तक्षेप है, बड़ी बड़ी मशीनों का ग्लेशियरों तक पहुंच जाना है, इन वजह से ग्लेशियर पिघल तो रहे होंगे, लेकिन अभी ऑथेंटिक जानकारी जब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितना पीछे कौन सा गया है, ये तो वैज्ञानिक शोध का विषय है। पिंडारी ग्लेशियर की बातें बहुत दिनों से चर्चा है, ये बड़ा गंभीर विषय है और मैं भी उनका शोध है और जो उसमें रचनात्मक प्रभाव सरकार उठा सकती है, आपदा विभाग उस दिशा में अग्रतर प्रभाव। हिमालय के ग्लेशियरों को बचाने के लिए सबको एकजुट होकर पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ये प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।